नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं अभियोग्यता को लेकर के, जिसको कि हम अभिक्षमता भी कहते हैं, एप्टीट्यूड मेन रूप से। तो उसके हम मीनिंग अर्थात अर्थों को जानेंगे, उसकी परिभाषाओं को भी जानेंगे, उसकी विशेषताओं को जानेंगे, उसके प्रकार को जानेंगे, उसके घटकों को जानेंगे, उसके मापन को जानेंगे। अर्थात हम ये कहेंगे कि अभिक्षमता या अभियोग्यता से संबंधित जितने भी पैरामीटर होते हैं या जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं, हम सारे प्रश्न को वहाँ पर टच करेंगे और सारे जहाँ से जिस डेप्थ से प्रश्न आते हैं, हम उस सारे डेप्थ में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और एकदम से ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को देखिए, क्योंकि हर एक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, नहीं का कोई अवसर नहीं है। तो हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसको कि हम अभिक्षमता के नाम से जानते हैं, अभियोग्यता के नाम से जानते हैं, एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। दरअसल हम एप्टीट्यूड किसे कहें, हम अभियोग्यता किसे कहें, हम अभिक्षमता किसे कहें, तो किसी कार्य, हम थोड़ा सा लिख देते हैं, किसी कार्य को, किसी विशेष को, किसी क्षेत्र विशेष। अब यहां पर देखिए कि किसी भी कार्य को या किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र विशेष में कार्य करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? हम अभिक्षमता के नाम से जानते हैं। अभिक्षमता, अभियोग्यता, प्रवीणता, दक्षता या कुशलता। इसमें आप देखेंगे कि यहां पर सबसे पहले हम ये जानने की चेष्टा करते हैं कि एप्टीट्यूड हम किसको कहें। एप्टीट्यूड, जिसको कि हम अभियोग्यता के नाम से जानते हैं, उसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में आपको अलग अलग नामों से आपको दे देगा, इसीलिए मैंने मैक्सिमाइज इसको करने की कोशिश की है। तो कोई भी कार्य हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करें, चाहे किसी भी वस्तु विषय में आप कार्य करें, उस वस्तु विषय में, उस कार्य को, उस क्षेत्र विशेष में जो आप कार्य करने की जो प्रवीणता या कार्य करने की जो योग्यता है, उस योग्यता को, उस क्षेत्र विशेष की योग्यता को हम क्या कहते हैं? तो अभिक्षमता के नाम से जानते हैं, अभियोग्यता के नाम से जानते हैं, प्रवीणता के नाम से जानते हैं, कुशलता के नाम से जानते हैं या दक्षता के नाम से जानते हैं। तो विभिन्न नामों से यहां पर ज्ञात होता है। जैसे हम उदाहरण देंगे कि मान लीजिए कि अगर कोई संगीत बहुत अच्छा वाद्य बजा रहा है, तो उसका जो क्षेत्र है वो क्या है? सांगीतिक क्षेत्र है, संगीत क्षेत्र है, म्यूजिक क्षेत्र है, उसमें उसकी योग्यता विशेष है। कोई किसी कार्य में दक्ष होता है, कोई किसी विषय में दक्ष होता है, कोई किसी क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में दक्ष होता है। तो आप चाहे किसी कार्य को लेकर के करें, किसी विषय को लेकर के करें, चाहे किसी क्षेत्र विषय को लेकर के करें, उसमें जो उसकी प्रवीणता है, उसकी महारत है, उसके कार्य करने की कुशलता है, उसकी जो योग्यता है, हम उसी को क्या कहते हैं? तो अभियोग्यता अर्थात एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। कई बार इसको अभिवृत्ति भी कहा जाता है। तो ये तो आपके क्या हो गए? तो ये तो अर्थ के माध्यम से हम जानते हैं कि ये क्या होता है। अब हम थोड़ा सा कुछ परिभाषाएं भी कई बार, तो परिभाषा में बिंघम एक हैं। बिंघम एक मनोवैज्ञानिक हैं। बिंघम ने कहा है कि किसी भी कार्य को करने के, अर्थात किसी भी कार्य में प्रशिक्षण के पश्चात, मूल रूप से प्रशिक्षण के पश्चात
इन्होंने कहा, बिंघम ने कहा कि किसी भी क्षेत्र विशेष, किसी भी कार्य विशेष, किसी भी विषय विशेष में प्रशिक्षण के पश्चात जो ज्ञान या कुशलता आती है उसी को हम या पश्चात कार्य करने की जो योग्यता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो अभियोग्यता के नाम से या अभिक्षमता के नाम से उसको हम जानते हैं। तो बिंघम ने क्या कहा, फिर से समझिए, क्योंकि समझना है, केवल रटना नहीं है, क्योंकि आप केवल रट के जाएंगे तो कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, समझ के जाएंगे तो भूलेंगे नहीं। तो मुख्य तौर पर आप ये समझिए, अभिक्षमता हम बिंघम के हिसाब से किसको कहें, तो इन्होंने कहा है कि भैया आप जिस चीज का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिस विषय वस्तु का, जिस कार्य विशेष का आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, उस प्रशिक्षण के पश्चात जो आप में जो ज्ञान आया, आप में जो दक्षता आई, आप में जो योग्यता आई, उस कार्य या प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया को करने की जो योग्यता है उसको इन्होंने क्या कहा है, तो अभियोग्यता के नाम से जाना है। फिर फ्रीमैन भी कहते हैं, फ्रीमैन, इनका भी कुछ महत्वपूर्ण है। इन्होंने समूह को बताया है कि किसी भी कार्य में या किसी भी क्षेत्र में या किसी भी व्यक्ति या मतलब विषय में, तो इनके द्वारा कहा गया कि अभियोग्यता उन विशेषताओं का समूह है जो व्यक्ति क्या करता है, तो कार्य करने के दौरान क्या करता है, तो प्रदर्शित करता है। तो इन्होंने कहा कि समूह अर्थात अभियोग्यता को इन्होंने क्या कहा कि उन विशेषताओं का समूह है, बहुत सारी विशेषताओं का ये समूह होता है जो उसके कार्य के दौरान प्रदर्शित होती है। तो कार्य के दौरान प्रदर्शित होती है, जैसे कि अगर कोई गान गाने में, तो वो अगर गाना चालू करता है तो उसमें उसकी योग्यता प्रदर्शित होती है। कोई अगर शिक्षकगिरी कर रहा है, शिक्षक है, कुशल शिक्षक है, और अगर वो टीचिंग कर रहा है तो उसके दौरान उसकी जो प्रवीणता है वो प्रदर्शित होती है। तो इन्होंने मुख्य तौर पर यह कहा कि ये समूह विशेषताओं का ये समूह है और वो क्या होता है, तो किसी भी कार्य को करने के दौरान वो प्रदर्शित होती है। तो ये योग्यता, अभियोग्यता को इन्होंने माना। फिर अब हम विशेषताओं को अगर हम ले लेंगे, तो अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये जो विशेषताएं हैं उसमें मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो विशेषताओं में ये जन्मजात होती है। क्या है? जन्मजात। जो अभियोग्यता है वो जन्मजात पाई जाती है। और ये जन्मजात कई जगह पर, कई पुस्तकों में आपको जन्मजात आपको मिल जाएगा, कई जगह पर आपको अर्जित मिल जाएगा। तो इसमें बड़ा ही कंट्राडिक्शन है, यहाँ पर बड़ी ही अंतर्द्वंदता है, तो इसमें आपको नहीं फंसना है। तो ये कई जगह ऐसा भी आपको प्रश्न मिल जाएंगे कि जो जन्मजात और अर्जित दोनों का समूह है, तो ये जन्मजात भी है और अर्जित भी है। ये निश्चित तौर पर जन्मजात है। मूल रूप से आप कहेंगे तो मूल रूप से ये जन्मजात ही है। आप देखेंगे कि कोई बच्चा, उसको प्रशिक्षण उन चीज़ों का नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी प्रशिक्षण बिना लिए, बिना सीखे, बिना कुछ किए वो उस क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि जिन क्षेत्र में हम प्रशिक्षण लेते हैं, प्रशिक्षण लेने के पश्चात भी उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है, अर्थात जो हमारी अभिक्षमता होती है, वो मूल रूप से जन्मजात होती है। अर्थात इसमें आप रुचि जो है, ये सबसे बड़ी चीजें हैं। इंटरेस्ट, जहां पर आपका इंटरेस्ट है, अर्थात वो इंटरेस्ट कहाँ से है? मुख्य तौर पर वो आपका कहीं ना कहीं आता है जन्मजात। और ये अब कहेंगे कि ये अर्जित भी होता है, निश्चित तौर पर होता है, लेकिन कई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जिस क्षेत्र का हम कह रहे हैं, तो ये रुचि आपका पहले से ही होता है, उस क्षेत्र में आपकी रुचि होती है और उस क्षेत्र में अगर आप काम करने जाते हैं तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं।
और अर्जित क्या होता है? तो अर्जित आपका जैसे कि कोई भी प्रशिक्षण आपने लिया और प्रशिक्षण के बाद आप में वो प्रवीणता आ जाती है, आप में वो कुशलता आ जाती है, उस कार्य में आप बहुत ही दक्ष हो जाते हैं। और रुचि के साथ साथ अभियोग्यता चलती है। तो रुचि और अभियोग्यता, रुचि और अभियोग्यता हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों साथ में मिलकर चलती है। जहां रुचि है वहां पर अभियोग्यता है ही, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में रुचि है वहां पर अभियोग्यता अपने आप आ जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये यहाँ पर जन्मजात है, क्योंकि आप जैसे एक अभी वायरल हुआ था एक छोटा सा सिंगर अमरजीत, वो आज तक कभी नहीं वो संगीत को सीखा, नहीं कहीं पर वो ट्रेनिंग लिया, कहीं पर कुछ नहीं किया, लेकिन उसमें जन्मजात शक्ति थी, उसमें रुचि थी और इंटरेस्ट के माध्यम से उसने बिना किसी ट्रेनिंग के वो पूरे इंडिया में वो वायरल हो गया। आज सभी लोग उसको जानते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें जन्मजात शक्ति। तो ये कई जगह आप देखेंगे तो ये जन्मजात होता है। अब अर्जित क्या होता है कि आपने उन चीज़ों की विशेष रूप से ट्रेनिंग ली और आप उसमें बहुत ही महारत हासिल कर लिए। और कई बार हमने आपको यह भी कहा कि अर्जित में क्या होता है कि आपको बिल्कुल भी उस कार्य में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दबाव के कारण उस क्षेत्र विशेष में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन फिर तो अब जबरदस्ती अगर ले रहे हैं तो वहां पर आपकी रुचि नहीं है, और रुचि जहां पर नहीं है आप दक्ष नहीं हो सकते हैं, वहां पर आप फेल्योर हो जाते हैं। तो ये मुख्य तौर पर ये जो विशेषताएं हैं। इसके अलावे भी आप ये देखेंगे कि जो अभियोग्यता है उस पर वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण, जो अभियोग्यता है, अभिक्षमता है, उस पर वंशानुक्रम और वातावरण का सीधा असर पड़ता है कि वो अगर मान लीजिए कि उसके वंश में कुछ है तो उससे वहाँ पर जीन्स में ये ट्रांसफरेबल होता है और वहाँ से भी होता है। फिर वातावरण का असर, आप जिस वातावरण में रहते हैं उस प्रकार से आपकी योग्यता विकसित होती है, अभियोग्यता विकसित होती है। तो इस प्रकार से वंशानुक्रम और वातावरण का इसमें सीधा असर पड़ता है। फिर वैयक्तिक विभिन्नता, वैयक्तिक विभिन्नता ये वैयक्तिक विभिन्नता का इस पर निश्चित तौर पर असर पड़ता है, क्योंकि आप प्रत्येक व्यक्ति को देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इस सेंस में आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो अभियोग्यता है वो मतलब प्रत्येक में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, जिसको कि हम वैयक्तिक विभिन्नता के नाम से जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। तो उसकी विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं, उसमें दक्षताएं भी अलग अलग होती हैं, उसमें अभिक्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसकी जो विशेषताएं हैं मूल रूप से ये जन्मजात है, लेकिन अर्जित भी है। तो मूल रूप से जन्मजात और अर्जित दोनों हम मान लेते हैं। फिर ये क्या होता है, तो रुचि का इस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जहां पर रुचि है वहां पर अभियोग्यता अपने आप आएंगी। फिर आप वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही असर पड़ता है। ये दोनों अपने आप में, और उतना ही नहीं, ये जो अभियोग्यता है ये समूह विशेष का भी होता है कि एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिसमें कि बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, अर्थात बहुत सारे क्षेत्रों में उनकी अभियोग्यता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि बहुत कम मात्रा में किसी क्षेत्र विशेष की अभियोग्यता है। तो ऐसे हो जाता है। वो किस पर डिपेंड करता है, तो वैयक्तिक विभिन्नता पर डिपेंड करता है। अब हम इसके बाद अब इसके घटक पर आते हैं। हालांकि इसमें हमने नहीं लिखा है, लेकिन इसके घटक जो हैं वो मुख्य रूप से 3 माने जाते हैं। इसके जो घटक हैं मुख्य रूप से 3 माने जाते हैं। तो 3 कौन कौन से हैं? बुद्धि, पहला है बुद्धि, फिर है रुचि और है पेशेवर विलक्षणता। पेशेवर विलक्षणता, ये 3 मुख्य तौर पर 1, 2 और 3, ये उसके जो अभियोग्यता है, एप्टीट्यूड है, उसके मुख्य तौर पर 3 जो है वो घटक माने गए हैं। एक बुद्धि है, दूसरी रुचि है और तीसरी पेशेवर। तो बुद्धि
आप देखेंगे तो जिसकी बुद्धि तीव्र होती है उसमें अभियोग्यताओं का समूह विशेष भी ज़्यादा होता है, आप देखेंगे। फिर रुचि, जिसमें जिस विषय में या जिस क्षेत्र में या जिन चीज़ों में वो उसकी रुचि है उसमें उसकी योग्यता उसके साथ साथ चलती है, ये आप देखे ही हैं। फिर पेशेवर विलक्षणता, आप देखेंगे कि कोई अगर संगीत सीखा है तो वो संगीत में उसकी पेशेवर ज़्यादा है तो वो उसमें प्रवीणता है। कोई अगर टीचिंग कर रहा है तो उसकी प्रवीणता उसमें है। कोई अगर इंजीनियरिंग का काम कर रहा है तो उसकी प्रवीणता उसमें है। अर्थात जो वो पेशेवर के अनुसार, क्योंकि उसने उस प्रकार से उसमें क्या है ली है, तो ट्रेनिंग ली है, जो कि इन्होंने कहा था कि किन्होंने, तो फ्रीमैन ने कहा था कि ये समूह विशेष ये बिंघम ने कहा था कि प्रशिक्षण के पश्चात, तो प्रशिक्षण के पश्चात तो ये मुख्य तौर पर ये पेशेवर विलक्षणता। इसके अलावा आप सुपर के हिसाब से भी देखेंगे, कई बार हालांकि आया नहीं है लेकिन आ सकता है, तो मुख्य तौर पर यह पूछ सकता है कि सुपर के अनुसार जो अभियोग्यता के घटक हैं वो कितने घटक हैं, तो इन्होंने 4 घटक को माना है। तो मुख्य तौर पर इसमें ज़्यादा ये नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, ना पूछने का है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो फिर तो मेन रूप से ये समझिए कि इन्होंने सुपर ने 4 इसके घटक माने हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि ये सुपर ने कहा है कि ये जो अभियोग्यता है इसको इन्होंने अमूर्त संज्ञा इन्होंने कहा है। अमूर्त संज्ञा इन्होंने कहा है कि ये अमूर्त होता है, इसकी अमूर्त संज्ञा होती है। अर्थात जो अभिक्षमता या अभियोग्यता है उसको इन्होंने सुपर के अनुसार ये क्या इन्होंने क्या कहा है, तो अमूर्त संज्ञा। अमूर्त संज्ञा डेफिनेटली ये आप अगर मान लीजिए कि किसी को देख करके अब तो ये नहीं कह सकते हैं ना कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या नहीं है, क्या क्या योग्यता है, क्या क्या नहीं है, तो ये देख करके नहीं बल्कि ये अमूर्त रूप से होता है, तो इसीलिए इन्होंने अमूर्त संज्ञा, तो ये पूछ सकता है कई बार, तो इसको आप याद रखेंगे। फिर हम आते हैं प्रकार के ऊपर, इसको पहले मिटा दें। तो इसके बाद है प्रकार। तो अब हम आते हैं कि अभियोग्यता के प्रकार कितने होते हैं इसको तो प्रकार में तो सबसे पहले आता है इसमें संवेदनात्मक, फिर है मैकेनिकल, कलात्मक, व्यवसाय और शैक्षिक। ये मुख्य तौर पर ये जो संवेदनात्मक, मैकेनिकल, कलात्मक, व्यवसाय और शैक्षिक, ये इतने प्रकार हैं किसके, तो एप्टीट्यूड के, अभिक्षमता के, अभियोग्यता के। तो संवेदनात्मक में आपके जो जिसमें कि दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध और स्वाद, हम लिख लेते हैं कि दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध और स्वाद, ये मुख्य तौर पर ये संवेदनाओं के प्रतीक हैं। और इसके द्वारा ये बहुत सारी अलग अलग संवेदनाएं हैं, जिस प्रकार से हमारी दृष्टि होती है, जिस प्रकार से हमारी ध्वनि होती है, जिस प्रकार के हमारे स्पर्श होते हैं, गंध होते हैं, स्वाद होते हैं, उस प्रकार की हमारी संवेदनाएं भी चलती रहती हैं और संवेदनाओं के अकॉर्डिंग भी हमारी अभिक्षमता चलती रहती है। आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है तो उसको वो जो गंध है उसको वो पचा लिए हैं। अब उसको वो पचा लिए हैं इसीलिए वहां पर वो कार्य करना जानते हैं या कार्य कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग वहां दूर से ही उसको बुरा भवक लगता है और वो वहां पर काम नहीं कर सकता है। मतलब ये
और किसी ऐसी जगह, तो ये अपने संवेदनाओं के वजह से भी एक इसमें अभियोग्यता में विकसित होती है। फिर मैकेनिकल आप देखेंगे तो प्रकार इसके अलग अलग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई यांत्रिकता है, जैसे मान लीजिए कि कोई बढ़ईगिरी कर रहा है तो वो बढ़ईगिरी में महारत हासिल करता है। अगर कोई लोहार है तो वो जो लोहार वाला काम है उसमें, कोई अगर इंजीनियर है तो वो उसमें कर सकता है, कोई अगर गैरेज चलाता है तो वो गाड़ियों को ठीक करने में उसकी महारत है, तो वो यांत्रिकता से संबंधित है, मैकेनिकल से संबंधित है। कलात्मक आप देखते होंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई शिक्षक है तो वो शिक्षण कला में निपुण है, अगर कोई मान लीजिए कि गायक है तो वो गायन कला में निपुण है, अगर कोई वाद्य बजाता है वो वाद्य कला में निपुण है, अगर कोई नृत्य करता है वो नृत्य कला में निपुण है। अर्थात बहुत सारी कलाएं हैं जिसमें कि वो निपुणता हासिल करता है, वो भी अभिक्षमता के प्रकार होते हैं। अब व्यवसाय के अकॉर्डिंग वो प्रत्येक व्यक्ति, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय अलग अलग मतलब नहीं कर सकते हैं। सभी प्रकार के व्यवसाय एक आदमी नहीं कर सकता है, तो सबकी निपुणताएं अलग अलग होती हैं, सबकी रुचियां अलग अलग होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने व्यवसाय में निपुणता हासिल करता है। फिर शैक्षिक रूप से आप दो प्रकार के हो जाते हैं, उसमें अध्यापन होता है और अध्ययन होता है। तो अध्ययन जैसे कि मान लीजिए कि जो छात्र होता है वो अध्ययन करने में होता है, जो अध्यापक होता है वो अध्यापन करने में होता है, तो वो उस प्रकार की अभिक्षमताओं से वो एकदम से आप ऐसा कह सकते हैं कि लैस होता है। अब हम आते हैं कि ये प्रकार हमारे हो गए, अब हम आते हैं मापन के ऊपर। तो इसमें मापन भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। मुख्य तौर पर अगर हम मापन को देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वतंत्र और दूसरा होता है बहुल। तो स्वतंत्र अभिक्षमता, स्वतंत्र अभिक्षमता और बहुल अभिक्षमता। स्वतंत्र अभिक्षमता किसको कहते हैं, या आप इसमें स्वतंत्र अभिक्षमता परीक्षण दे दीजिए। तो स्वतंत्र अभिक्षमता परीक्षण और बहुल अभिक्षमता परीक्षण, ये दो प्रकार के टेस्ट होते हैं अर्थात मापन होते हैं, जिसमें कि स्वतंत्र अभिक्षमता में क्या होता है कि किसी भी एक विषय, एक क्षेत्र, एक पर्टिकुलर चीजों को लेकर के उसका परीक्षण होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लिपिक का ज्ञान रखता है, कोई भी मैकेनिकल का ज्ञान रखता है, कोई भी किसी अलग विषय वस्तु का ज्ञान रखता है, तो उस कला में उसकी जो निपुणता है, उस अभिक्षमता को स्वतंत्र परीक्षण के माध्यम से क्या किया जाता है, तो टेस्ट किया जाता है, परीक्षित किया जाता है या मापित किया जाता है। बहुल जो होता है उसमें क्या होता है कि बहुल, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें बहुत सारी जो योग्यताएं हैं या बहुत सारी जो अभिक्षमताओं का जो समूह विशेष है उसका इसमें परीक्षण एक साथ किया जाता है। तो मैक्सिमम जो होते हैं तो स्वतंत्र का अलग अलग अपना होता है, बहुल का भी अपना अलग होता है। बहुल में डैट का नाम बहुत शुमार है, DAT ये होता है। DAT का मतलब होता है विभेदक अभिक्षमता परीक्षण। इसको दिया किसने, तो बिनेट, शीशोर, बैसमैन 1947 में। आप देखेंगे कि ये जो डैट टेस्ट है, जिसमें बहुल अभिक्षमता परीक्षण है, जिसको कि हम विभेदक अभिक्षमता परीक्षण के नाम से जानते हैं, जिसको कि बिनेट, शीशोर और बैसमैन के द्वारा 1947 में दिया गया। और इसी का हिंदी रूपांतर JM ओझा ने भारत में JM ओझा ने इसका रूपांतर किया था। हालांकि इसमें इस जो डैट परीक्षण है इसके माध्यम से आठ अभियोग्यताओं का एक साथ परीक्षण होता है। बहुत सारे ऐसे परीक्षण हैं जिसमें कि 9 को करता है, जिसमें कि GABT सामान्य सेना वर्गीकरण परीक्षण है। ये इसको हम सामान्य सेना वर्गीकरण परीक्षण के नाम से जानते हैं। इसको
सॉरी 1962 में इसको बनाया गया और इसके माध्यम से 9 विशेषताओं या 9 अभियोग्यताओं का परीक्षण होता है। कुछ ऐसे हैं जिसके माध्यम से आप कहीं पर 19 लिखा गया है, कहीं पर 21 लिखा गया है, जिसको कि हम फ्लो-नागन अभियोग्यता परीक्षण के नाम से जानते हैं। फ्लो-नागन अभियोग्यता परीक्षण। ये जो फ्लो-नागन अभियोग्यता परीक्षण है, इसको फ्लो-नागन ही ने बनाया था और इसके माध्यम से आपको किसी बुक में आपको 19 मिलेगा, किसी बुक में 21 मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज इसके माध्यम से ये नहीं पूछा जाता है। तो ये 19 या 21 योग्यताओं का परीक्षण एक साथ करता है। तो फिर आप अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में SATC AK सिन्हा एंड LN सिन्हा, ये SATC परीक्षण विकसित किया गया, जो कि LN सिन्हा एंड AK सिन्हा के द्वारा मापित किया गया। ये दोनों बिहार के थे और इनके द्वारा जो मापित किया गया वो कॉलेज के बच्चे जो होते हैं उनमें वैज्ञानिक परीक्षण का इन्होंने टेस्ट किया, वो समूह वाला, बहुल वाला। तो इसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि ये बहुत सारे इसके जो मेजर हैं, अर्थात जो मेजरमेंट हैं, अर्थात मापन हैं, उसके माध्यम से भी बहुत सारे अलग अलग, क्योंकि ये आपको पूछा जाता है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम अभियोग्यता की अगर उपयोगिता की बात करेंगे तो सीधे हम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जगह नहीं है। तो अभियोग्यता की अगर उपयोगिता की हम बात करेंगे तो अभियोग्यता की जो उपयोगिता है वो मुख्य रूप से श्रेणीकरण में, अर्थात हम जब डिवीजन करते हैं किसी समूह या किसी चीज़ों का या किसी लोगों का, तो उस डिवीजन में श्रेणीकरण में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी उपयोगिता होती है। अगर हम कोई भी बच्चा है वो कौन सा विषय रखना चाहता है, कौन सा संकाय रखना चाहता है, तो उसको बताने में इसकी उपयोगिता होती है, अर्थात अभियोग्यता की उपयोगिता होती है। फिर अगर हम देखेंगे तो जैसे कि शैक्षिक निर्देशन करने में, शैक्षिक निर्देशन में, उसके परामर्शन में इसकी उपयोगिता होती है। फिर आप विषय वस्तु के चयन में इसकी उपयोगिता होती है। फिर निदानात्मक उपचारात्मक परीक्षण में इसकी उपयोगिता होती है। फिर भविष्य के भविष्यवाणी करने में इसकी उपयोगिता होती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर गान विद्या में बहुत बच्चे से अगर प्रखर है तो हम ये कह सकते हैं कि ये आगे जाकर के बहुत अच्छा गायक बनेगा, या कोई भी अगर ड्रम बजाने में अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा ड्रम बाद में बजाएगा। कोई अच्छा किसी वाद्य को बजाता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा वाद्य बजा सकता है। अगर कोई भी बच्चे से बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कि अगर इसको ट्रेनिंग मिले प्रॉपर तो ये अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। इस प्रकार से हम भविष्य की जो भविष्यवाणी होती है उसमें इसकी उपयोगिता साबित करते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें जो अभियोग्यता अर्थात एप्टीट्यूड के जो बहुत सारे स्तर थे उसको मैंने बताया, और मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आपने इन सारी चीज़ों को समझा होगा, सुना होगा और जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।